हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अभी तक बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, क्यों ये हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है और किन रीज़न से हम इसको खो रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में, यानी किन्हीं भी रीजंस की वजह से बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है उसको रोकने के लिए हम क्यों और क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास में आता है, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने का, इसको बचाने के लिए एफर्ट्स डालने का रीज़न क्या है। तो इसके लिए 2-3 अलग अलग अप्रोच हम ले सकते हैं। देर आर मेनी रीजंस, सम ऑब्वियस एंड अदर्स नॉट सो ऑब्वियस, बट ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट. They can be grouped into 3 categories: narrowly utilitarian, broadly utilitarian and ethical. सबसे पहले हमारा आ जाता है narrowly utilitarian argument for conserving biodiversity. They are obvious. Humans derive countless direct economic benefits from nature. यानी नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी हमें क्यों बचानी चाहिए, नेचर की चिंता क्यों करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें अपने मतलब की, हमें अपने काम की बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल फूड, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब हमें नेचुरल इकोसिस्टम्स में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स से ही तो मिलता है। इसके बाद फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे टैनिन्स, ल्यूब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स, दुनिया भर के यूजफुल सब्सटेंसेस हम प्लांट्स और एनिमल्स से डिराइव करते हैं। And products of medicinal importance also. More than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from plants. यानी दुनिया में जो भी ड्रग्स, जो भी मेडिसिन यूज़ हो रहे हैं, उसमें से 25% किसी ना किसी प्लांट प्रोडक्ट से बने हैं, यानी प्लांट्स के बिना ये मेडिसिन भी नहीं बन पाएंगे. And 25,000 species of plants contribute to the traditional medicines used by native peoples around the world. तो एलोपैथिक मेडिसिन को तो छोड़ ही दो, मार्केट में जो बिकती है उसको तो छोड़ ही दो. अगर हम ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स की भी बात करें तो इसमें भी करीब 25,000 प्लांट्स हमारे लिए यूज़फुल हैं, जो कि इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हमें यील्ड कर रहे हैं डिफरेंट डिजीजेस, डिफरेंट कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए, जो हमारे काम आते हैं. Nobody knows how many more medicinally useful plants are there in tropical rainforests waiting to be explored. तो ये भी बात है. अभी हम ये तो जानते हैं कि कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, लेकिन ये बात भी हमारे सामने आ जाती है कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में अभी बहुत कुछ तो हमें पता ही नहीं है. कई सारी स्पीशीज़ तो ऐसी हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, जिन्हें अभी तक हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है. और अगर इन स्पीशीज़ को हम खो देंगे तो हमें कभी ये पता लग भी नहीं पाएगा कि हमारे लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती थी. तो जो स्पीशीज़ हमारे लिए यूज़फुल हैं, बायोडाइवर्सिटी के जिन एलिमेंट्स को हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वो तो है ही हैं. बायोडाइवर्सिटी की कई सारे ऐसे और भी एलिमेंट्स होंगे, ऐसे और भी कंपोनेंट्स होंगे जिनको अभी तक हमने देखा ही नहीं है, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं. तो नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट के हिसाब से भाई बायोडाइवर्सिटी को इसलिए बचाओ क्योंकि तुम्हें इससे फ़ायदा मिल सकता है. बायोडाइवर्सिटी में से ही, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स में से ही कितनी सारी यूज़फुल चीज़ें हम डिराइव करते हैं, और अगर ये बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो ये यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी हम इससे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे. With increasing resources put into bioprospecting, that is exploring molecular, genetic and species level diversity for products and of economic importance, nations endowed with rich biodiversity can expect to reap enormous benefits. Bioprospecting का यही मतलब है कि हम अपनी resources, हम अपने ट्रेंड लोगों को ये पता करने में लगाएं कि बायोडाइवर्सिटी को और अच्छे तरीके से और अपने एडवांटेज के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट तो ये रहा कि बायोडाइवर्सिटी को इसलिए बचाओ क्योंकि इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, तुम्हें अपने मतलब की बहुत सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी से मिल सकती हैं. दूसरा आर्ग्यूमेंट या दूसरा अप्रोच जो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए हम लेते हैं वो है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट. इट सेज दैट बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड्स. तो यहाँ पे बात आ गई इकोसिस्टम सर्विसेज की, जिनकी हम पिछले चैप्टर में भी बात कर रहे थे. हम नैरोली यूटिलिटेरियन व्यू में तो ये देखते हैं कि अपने मतलब का क्या क्या सामान हमको बायोडाइवर्सिटी से मिल सकता है, क्या क्या हम प्रोडक्ट्स उसमें से ले सकते हैं. लेकिन ब्रॉडली यूटिलिटेरियन व्यू में भी मोटी मोटी बात वही है कि बायोडाइवर्सिटी को इसलिए बचाओ क्योंकि उसके बिना तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे, उससे तुम्हें कई फ़ायदे मिलते हैं. लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट बेनिफिट्स की नहीं, बल्कि हमारे सर्वाइवल के लिए और अर्थ पे जो भी प्रोसेसेस चल रही हैं, अर्थ पे बायोलॉजिकल सिस्टम्स के सर्वाइवल के लिए, उनको सस्टेन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी का जो रोल है उसकी यहाँ पर हम बात करते हैं.
The fast dwindling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of the total oxygen in the Earth's atmosphere. तो अर्थ पे जो भी ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में उसमें से 1/5 20% अकेला अमेजॉन रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस कर देता है. कैन वी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन दिस सर्विस बाय नेचर? अब अगर कोई दवाई है, खाने पीने की चीज़ है, टिम्बर है, फ्यूल है, फायरवुड है, ये सारी चीज़ें अगर हमें बायोडाइवर्सिटी से मिल रही हैं तो इसका तो हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कितना फ़ायदा, डायरेक्ट कितना इकोनॉमिक बेनिफिट ये हमें दे रहे हैं. लेकिन जो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन व्यू है उसमें हम देखते हैं कि इकोसिस्टम्स कितनी सारी सर्विसेज हमें फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए हमें अगर खुद वो काम करना पड़े तो कितने पैसे लगाने पड़ेंगे इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है. जैसे अब देखो, ऑक्सीजन तो पेड़ ही बना रहे हैं, और अगर इस रेन फॉरेस्ट को हम इनडिस्क्रिमिनेटली काटते जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही साथ ये नेचुरल इकोसिस्टम जो ऑक्सीजन हमको बना के दे रहा था, क्या हम खुद उसे बना सकते हैं? या अगर हम कोशिश भी करें तो इसमें हमारी कितनी रिसोर्सेज खर्च होंगी? You can get some idea by finding out how much your neighborhood hospital spends on a cylinder of oxygen. तो obviously ecosystem जो हमें services provide करते हैं ये बहुत ज़्यादा valuable है और कई बार तो priceless भी है. जैसे कि अभी आपने देखा होगा कोविड में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी पड़ गई थी और इतना सारा ऑक्सीजन रेन फॉरेस्ट प्लांट्स हमको डेली प्रोवाइड करते हैं. Pollination, without which plants cannot give us fruits and seeds, is another service. Pollination भी अगर हमें खुद से करनी पड़े तो बड़ा ही मुश्किल काम है, जबकि नेचर में इतने सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स नेचुरली ये प्रोसेस पूरी अकम्प्लिश कर देते हैं. इट इज़ अनदर सर्विस इकोसिस्टम्स प्रोवाइड थ्रू पॉलिनेटर्स, जैसे कि बीज हैं, बम्बल बीज, बर्ड्स एंड बैट्स. हमें ये काम खुद करना पड़े तो इसमें दुनिया भर का लेबर लगेगा और बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा. देयर आर अदर इंटेंजिबल बेनिफिट्स दैट वी डिराइव फ्रॉम नेचर. अब फ़ायदे की बात तो एक बार को छोड़ दो, लेकिन हमारे नेचर से और कई इनडायरेक्ट फ़ायदे भी होते हैं, सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं या सिर्फ इकोसिस्टम सर्विसेज नहीं जो हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं. सर्वाइवल को एक बार को साइड पे रख भी दो. सपोज आप मान के चलो कि ह्यूमन बीइंग्स कुछ ऐसा तरीका ढूंढ लें कि नेचुरल इकोसिस्टम से हट के आर्टिफिशियली ऑक्सीजन भी बना लें, पॉलिनेशन भी कर लें, खाना पीना भी खुद कर सकें, तब भी नेचर के कई सारे इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं. इंटेंजिबल मतलब जिनको नेसेसरीली हम समझा नहीं सकते या एक्सप्लेन नहीं कर सकते. वी डिराइव फ्रॉम नेचर लाइक द एस्थेटिक प्लेजर्स, नेचर के आसपास रहना, वॉकिंग थ्रू थिक वुड्स, वॉचिंग फ्लावर्स इन फुल ब्लूम, वेकिंग अप टू अ बर्ड सॉन्ग. ये सारी बातें, इन पे प्राइस टैग नहीं लग सकता. तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन व्यू में ये भी आ जाती है. अभी तक जो दो व्यू हमने देखे उसमें नैरोली यूटिलिटेरियन में हम देख रहे हैं कि कितना पैसा कमाया जा सकता है बायोडाइवर्सिटी में जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं उनसे डिराइव किए गए प्रोडक्ट्स से. ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में हमने देखा कि पैसे को एक बार छोड़ भी दो तो कई सारे ऐसे काम नेचुरल इकोसिस्टम्स हमारे लिए करते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए इंटीग्रल है और खुद उनको कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. इसी में एस्थेटिक प्लेजर्स भी आ जाते हैं जो नेचर से हमें मिलते हैं. लेकिन इसके बाद फाइनली अगर आप नैरोली और ब्रॉडली दोनों तरह के यूटिलिटेरियन व्यू को छोड़ भी दो तो हमारे पास एक एथिकल आर्ग्यूमेंट आता है. और एथिकल आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि भाई चाहे तुम्हारा कोई मतलब निकले या ना निकले, चाहे तुम्हें कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर भी हम इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ ये अर्थ शेयर कर रहे हैं. और ये चांस की बात है कि हम इतने इवॉल्व हो गए हैं, हमारा ब्रेन इतना डेवलप हो गया है कि हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस पे इतना एडवर्स इफेक्ट डाल पा रहे हैं. हमने इस अर्थ को इतना चेंज कर दिया है कि इस पे जो स्पीसीज की कॉम्पोजिशन थी वही हम बदले दे रहे हैं. कई सारी स्पीशीज को तो हमने यहाँ से भगा दिया, कई की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, कई गायब होने वाले हैं, कई ऑलरेडी गायब हो चुके हैं. तो हमारा एथिकल आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि ऐसा सही नहीं है कि जो एबिलिटीज़ हमें एवोल्यूशन की वजह से मिल गई उनका गलत फ़ायदा उठाकर दूसरे स्पीशीज़ को, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम नुकसान पहुंचाएं. और हमें यही सोच के चलना चाहिए कि चाहे हमारे पास आज ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं, हमारा दिमाग ज़्यादा डेवलप्ड है, हम बहुत सी ऐसी चीज़ें कर पा रहे हैं जो दूसरा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कर पा रहा है, फिर भी वो हमारे बायोलॉजिकल कम्युनिटी का एक हिस्सा है, वो भी हमारी कम्युनिटी का एक मेंबर है. अर्थ उनका भी घर है और उन्हें भी यहाँ रहने का इतना ही हक है जितना कि हमें. So the ethical argument for conserving biodiversity relates to what we owe to millions of plant, animal and microbe species with whom we share this planet. Philosophically or spiritually, we need to realize that every species has an intrinsic value, even if it may not be of any current economic value to us. We have a moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy
इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशंस। एक तो अगर आप दूसरे ऑर्गेनिजम्स का भला ना भी सोचो, अगर अपना ही भला सोचो, तो ह्यूमन बींग्स की ही आने वाली नस्लें, आने वाली जनरेशंस अगर बायोडाइवर्सिटी को नहीं देख पाएंगी तो ये भी तो हमारे लिए दुख की बात है। बायोडाइवर्सिटी भी हमारे कल्चर का, हमारे हेरिटेज का एक हिस्सा है। और अगर आज जू में जाकर हम किसी एनिमल को देख पा रहे हैं, उसको देखकर खुश हो रहे हैं, और कल हमारे आने वाली जनरेशंस, आगे की जनरेशंस के बच्चे उस एनिमल को देखकर उस तरह से खुश नहीं हो पाएंगे, तो ये भी तो ह्यूमन बींग्स के लिए ही एक दुख की बात है। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना ना सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी है, ना सिर्फ हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, बल्कि एथिकल आर्ग्यूमेंट के हिसाब से ये हमारी ड्यूटी भी बनती है। तो अभी तक तो हमने 3 आर्ग्यूमेंट्स इसके लिए दिए कि बायोडाइवर्सिटी को हमें क्यों बचाना चाहिए। हालांकि कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा ये बात सही से जानता है कि इसके लिए किसी आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं, बायोडाइवर्सिटी को बचाना हमारे लिए ज़रूरी है, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, और हमें इसके लिए स्टेप्स लेने ही लेने चाहिए। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी बचानी है, उसको कंजर्व करना ज़रूरी है। जब ये इस्टेब्लिश हमने कर ही लिया है, तो इसको कंजर्व करने के लिए हम कौन सी अप्रोच ले सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक मुश्किल काम है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन सारे देशों की गवर्नमेंट्स के पास इतना पैसा तो नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में खूब सारा पैसा लगा दें, खूब सारी रिसोर्सेज लगा दें, खूब सारे लोगों को इस काम के लिए एम्प्लॉय कर लें। इसीलिए इसमें भी हमें सोच समझ के चलना होगा। और भी कई सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट को और भी बहुत से काम करने पड़ते हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज़ के अलावा लोगों के लिए काम करना पड़ता है, इससे पहले कि प्लांट्स और एनिमल्स की पॉपुलेशंस को बचाने के लिए काम कर पाएँ। तो हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए भी स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी। हमें ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा कि कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें नेचुरल इकोसिस्टम्स को। When we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all levels is protected. We save the entire forest to save the tiger. This approach is called in situ और on site conservation. तो in situ conservation में हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमें किसी एनिमल को प्रोटेक्ट करना है, किसी प्लांट को प्रोटेक्ट करना है, तो ऐसा नहीं कि उसको निकाल कर उसके हैबिटेट से ले आए और फिर उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हम उसको उसके प्रिस्टीन हैबिटेट में रहने देते हैं, उसके प्रिस्टीन एनवायरनमेंट में रहने देते हैं, और उस पूरे के पूरे हैबिटेट को ही प्रोटेक्शन दे देते हैं। सो ये इन सिटू कंजर्वेशन है, जहाँ पर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन देने के लिए उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर लाने के बजाय उसके हैबिटेट को ही प्रोटेक्ट कर दे रहे हैं। However, when there are situations where an animal or plant is endangered or threatened, like organisms facing a very high risk of extinction in the wild in the near future, and needs urgent measures to save it from extinction, तो फिर हमें ex situ conservation करनी पड़ती है। It is the desirable approach. सपोज कोई जानवर है जिसके सिर्फ 2 या 3 या फिर गिने चुने स्पेसिमेंस ही रह गए हैं, गिने चुने इंडिविजुअल्स रह गए हैं, तो अब हम ये बात नेचर पे नहीं छोड़ सकते, हम ये बात किस्मत पे नहीं छोड़ सकते कि इन दोनों तीनों को हम जंगल में छोड़ दें और फिर बाद में देखें कि इनका क्या होता है क्या नहीं। सोचो, अगर किसी भी वजह से कोई प्रेडेटर उन्हें खा गया, किसी बीमारी की वजह से वो मर गए, कुछ भी कारण हुआ और सर्वाइव नहीं कर पाए, तो वो जो लास्ट स्पेसिमेंस उस स्पीशीज़ के थे, उन्हीं के साथ वो स्पीशीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो अगर बहुत अर्जेंट मेजर लेना ज़रूरी है, पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, बहुत ड्विंडल हो गई है, तो ऐसे में हमें एक्स सिटू कंजर्वेशन करनी पड़ेगी। हैबिटेट में, नेचुरल हैबिटेट के अंदर ये बात चांस पे नहीं छोड़ी जा सकती कि वो सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो कैसे करेंगे। इसीलिए उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के हम डायरेक्ट अपनी केयर में रख लेते हैं, तो इसको एक्स सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। तो चलो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन। Faced with the conflict between development and conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth. कई सारी कंट्रीज ऐसी जिनके पास बायोडाइवर्सिटी तो बहुत है, उसको लॉस भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सारी की सारी रिसोर्सेज या बहुत सारा पैसा इस काम में नहीं लगा सकते कि अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाए। Invariably, the number of species waiting to be saved from extinction far exceeds the conservation resources available. और सिनेरियो इतना खराब हो चुका है इस समय पे, एक्सटिंक्शन इतनी तेज़ी से हो रही हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस इतना तेजी से हो रहा है कि कई कंट्रीज के पास इतना पैसा है भी नहीं, इतनी रिसोर्सेज है भी नहीं कि उसको बिल्कुल रोक दिया जाए। On a global basis, this problem has been addressed by eminent conservationists. They identified for maximum protection certain biodiversity hotspot regions with very high levels of species richness and high degree of endemism. तो क्या किया, हमने सोचा कि पूरी दुनिया में हर एक जगह की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट तो किया नहीं जा सकता,
इसीलिए कुछ ऐसी जगहें ढूंढो। कंजर्वेशनिस्ट ने, साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे हॉटस्पॉट सेलेक्ट किए जहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, और वहीं पर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जितनी बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही तेज़ी से उसका लॉस भी हो रहा होगा। तो इसके बजाय कि पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स पे प्रेशर डालते रहो और बोलते रहो कि तुम्हें कंजर्वेशन करनी है, उन्होंने एक सोल्यूशन दिया कि ठीक है, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि पूरे देश के कोने कोने में बायोडाइवर्सिटी को तुम प्रोटेक्ट करो, तो हम तुमको ऐसी जगहें बताते हैं, ऐसे रीजन्स बताते हैं जहाँ पर तुम्हें बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन करनी ही करनी है, क्योंकि वहाँ बायोडाइवर्सिटी का लेवल भी हाई है और एंडेमिज्म का लेवल भी हाई है। एंडेमिज्म मतलब वहाँ पे कई सारी ऐसी स्पीशीज पाई जाती हैं जो उसी जगह की यूनिक है, उसी जगह की स्पेशल है और कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। यानी उनको प्रोटेक्ट करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी जगह पर पाई जाती हैं, और अगर वहाँ से ख़त्म हो गई तो समझ लो पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी। सो दीज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर रीजन्स विद हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म, दैट इज स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स. Initially, 25 biodiversity hotspots were identified, but subsequently 9 more have been added to the list. तो शुरुआत में 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सेलेक्ट किए गए थे दुनिया में, लेकिन उसके बाद उसमें 9 और ऐड कर दिए, तो टोटल 34 हो गए, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड टू 34. These hotspots are also regions of accelerated habitat loss. 3 of these hotspots, Western Ghats and Sri Lanka, Indo-Burma and Himalaya, cover our country's exceptionally high biodiversity regions. तो सोच लो भाई, इंडिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी है कि दुनिया में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स खोज के निकाले कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे रिच है, उसमें से 3 एरिया तो इंडिया के अंदर ही या इंडिया के एरिया के साथ कोइंसाइड करने वाले ही थे. So, our country has exceptionally high biodiversity. Although all the biodiversity hotspots put together cover less than 2% of the Earth's land area, the number of species they collectively harbor is extremely high, and strict protection of these hotspots could reduce the ongoing mass extinctions by almost 30%. तो सोचो कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कितनी सारी है, कितनी रिच है, कि अगर लैंड एरिया देखोगे तो अर्थ के लैंड एरिया में से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स टोटल 2% कवर कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर ढंग तरीके से बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन कर दी गई, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन सिंसियरली की गई, स्ट्रिक्टली की गई, तो एक्सटिंक्शंस को 30% कम किया जा सकता है. 2% लैंड एरिया में 30% एक्सटिंक्शंस हो रहे हैं. In India, ecologically unique and biodiversity rich regions are legally protected as biosphere reserves. तो गवर्नमेंट तो इसके लिए इनिशिएटिव्स लेती ही लेती है. बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, ये क्या है? ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट भी है और गवर्नमेंट ने उस एरिया को लीगल प्रोटेक्शन भी दी हुई है इस बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए. इंडिया हैज़ 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 90 नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. हालांकि ये नंबर, ये फिगर जो हमारी एनसीईआरटी बुक ने हमें दिया हुआ है, ये पुराना है, लेकिन इसी के हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं. एनसीईआरटी बेस्ड ही हमारा नीट एग्जाम आता है, तो इसी को हम लेके चलेंगे. इंडिया हैज़ ऑल्सो अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस दैट एम्फसाइज प्रोटेक्शन ऑफ नेचर. तो कई सारे ऐसे ट्रेडिशनल कल्चर्स भी हैं, पुराने लोग भी हैं, ऐसी सिविलाइजेशंस भी हैं जो मानते थे कि नेचर बहुत वैल्यूएबल है. आज दुनिया भर के साइंटिस्ट को रिसर्च करने के बाद ये पता लगा है कि हम नेचर पे ही डिपेंडेंट हैं और नेचर की रिस्पेक्ट करना, इसको प्रोटेक्ट करना हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. लेकिन एंशिएंट सिविलाइजेशंस में और पुराने कल्चर्स में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें ये बात पहले से ही पता थी और वो नेचर को बहुत ज़्यादा वर्शिप करते थे, प्रोटेक्ट करते थे और उसकी रिस्पेक्ट करते थे, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते थे. सो इन मेनी कल्चर्स ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन. तो ऐसा देखा गया कई सारे ट्राइबल कल्चर्स में फॉरेस्ट के कुछ एरिया को पूरी तरह से अलग कर दिया जाता था और इसमें ना तो किसी जानवर को कोई मारेगा, ना किसी पेड़ को कोई काटेगा, और इसको टोटल प्रोटेक्शन दी जाएगी. तो इस तरह के सेक्रेड ग्रोव्स दे आर फाउंड इन खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश. तो इंडिया के इतने सारे स्टेट्स में इस तरह के प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि लोगों ने ही प्रोटेक्शन दी हुई है, क्योंकि उनका कल्चर कहता है कि इस फॉरेस्ट को बचा के रखना तुम्हारी ड्यूटी है. In Meghalaya, the sacred groves are the last refuges for a large number of rare and threatened plants. तो मेघालय में तो ये देखा भी गया है कि ये जो लोगों ने प्रोटेक्ट कर रखे हैं, ये फॉरेस्टेड एरियाज ऐसे रीजन हैं जहाँ पर कई सारे प्लांट्स के लास्ट स्पेसिमेन रह गए हैं. बाहर की दुनिया में तो वो खत्म हो गए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उनकी पॉपुलेशन खत्म है, लेकिन जो फॉरेस्टेड एरियाज लोगों ने प्रोटेक्ट कर रखे हैं, लोगों ने जिन्हें प्रोटेक्शन दे रखी है, वहाँ पर अभी भी वो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं.
उसके बाद ये तो बात हो गई थी इन सिटू कंजर्वेशन की, जो कि गवर्नमेंट भी बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क की मदद से करती है, और पुराने कल्चर्स में भी लोग अपने आप से भी करते आए थे। लेकिन दूसरी अप्रोच हमारे पास होती है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन दिस अप्रोच थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क सर्व दिस पर्पज। तो अब जैसे जू है, उसमें एनिमल्स को तो हमने रखा हुआ है, हम उनका ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन वो उनका नेचुरल हैबिटेट तो नहीं है। उसी तरह से बोटानिकल गार्डन में भी हम प्लांट्स के स्पेसिमेन रखते हैं, लेकिन वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, हमने उनके नेचुरल हैबिटेट से लाकर वहाँ पर उन्हें रखा है। There are many animals that have become extinct in the wild but continue to be maintained in zoological parks. ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि अब हमें जंगल में तो नहीं मिलते, लेकिन जू में अभी तक हमने उनको जीवित रखा है। In recent years, ex situ conservation has advanced beyond keeping threatened species in enclosures. Now, gametes of threatened species can be preserved in viable and fertile condition for long periods using cryopreservation techniques. Eggs can be fertilized in vitro. Plants can be propagated using tissue culture methods. तो अब सिर्फ प्लांट्स या एनिमल्स को स्पेशल केयर में रखना, उनके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर ह्यूमन बींग्स की केयर में रखना ही एक्स सिटू कंजर्वेशन नहीं है, बल्कि हम लिक्विड नाइट्रोजन में उनके गैमीट्स को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, लैबोरेटरी में गैमीट्स के आपस में फर्टिलाइजेशन भी करवा सकते हैं, और टिश्यू कल्चर मेथड से भी प्लांट्स को प्रोपिगेट कर सकते हैं। सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन सीड बैंक्स। तो सीड बैंक्स, पोलन बैंक्स, अब टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लिविंग सेल्स को या लिविंग मटेरियल को वायबल फॉर्म में मेंटेन करके भी रख सकते हैं। Biodiversity knows no political boundaries and its conservation is therefore a collective responsibility of all nations. अब ये जो नेशनल बाउंड्रीज हैं ये तो हमने बनाई हुई हैं, और पॉलिटिकल बाउंड्रीज बायोडाइवर्सिटी तो नहीं मानती। किसी जानवर को तो नहीं पता कि यहाँ पर इंडिया ख़त्म हो गया है और पाकिस्तान शुरू हो गया है, या कहाँ पर इंडिया ख़त्म होकर चाइना शुरू हो गया है। ऑर्गेनिजम्स की, एनिमल्स और प्लांट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज होती है वो पॉलिटिक्स को देखकर नहीं बनती। इसीलिए सभी नेशंस को बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट लेनी चाहिए, मिलकर ये काम करना चाहिए, और इस तरह के कई सारे स्टेप्स लिए भी गए। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विच वॉज कॉल्ड द अर्थ समिट, जो कि रियो डी जेनेरो में हुआ था 92 में, इट कॉल्ड अपॉन ऑल नेशंस टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। इन अ फॉलो-अप, द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच वॉज हेल्ड in 2002 in Johannesburg, South Africa. Here 190 countries pledged their commitment to achieve by 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global, regional and local levels. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, और इकोलॉजी का तीसरा चैप्टर यहाँ पर डन हो गया। तो अगला चैप्टर अगली बार शुरू करते हैं। एक ही चैप्टर हमारे पास इकोलॉजी यूनिट के अंदर रह जाता है, एनवायरमेंटल इशूज़, उसके कॉन्सेप्ट्स को साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये फीडबैक कॉमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली बार।